हेलो फ्रेंड्स, अपने प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं IIT जेईई। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए अनअकैडमी लेके आया है क्लास 10th बूट कैंप। जो बच्चे क्लास 10th में हैं और 2023 में IIT जेईई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उन सभी के लिए अनअकैडमी लेके आया है कुछ स्पेशल। और वो स्पेशल क्या है? 6 दिन तक कुल मिला के 30 सेशंस होंगे, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको सारी स्ट्रेटेजीज बताएंगे, सिलेबस बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे जो IIT जेईई करने वाले किसी एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, और कुल मिला के ये 6 दिन के सेशन जब कंप्लीट होंगे, उसके बाद 19th को आपका एक स्कॉलरशिप का एग्जाम होगा। जो बच्चे उस एग्जाम में टॉप करेंगे, शुरू के जो 3 बच्चे इस एग्जाम में जो टॉप करेंगे, उन सभी बच्चों को अनअकैडमी का IIT जेईई का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। साथ ही में जो आगे के बच्चे, मतलब कि फोर्थ से लेकर के 20 रैंक तक के जो बच्चे होंगे, उनको 10,000 रुपीज का अमेजोन का वाउचर मिलेगा। और 21 से लेकर 50 रैंक तक के जो बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को 3,000 का वाउचर मिलेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं हर दिन आपके लिए अलग अलग सेशंस रखे गए हैं, अलग अलग जो टीचर्स हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं। इंडिया के जितने टॉप एजुकेटर्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के, सभी सर पढ़ा रहे हैं। मतलब सभी लोग जो अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग सब्जेक्ट के जो टॉप टीचर्स हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, वो यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप जाके उनकी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस पूरी तरह से फ्री है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप वहां से जाके एनरोल कर सकते हैं और आप ऐप से भी एनरोल कर सकते हैं। आपको करना ये होगा कि जब आप इस कैटेगरी में जाएंगे तो वहां पर आपको एक कोड डालना होगा। आपको कोड डालना होगा पवन वाक, मतलब अनलॉक कोड होगा वो कोड डालते ही आप उस सेशन को फ्री में देख पाओगे। दोस्तों, 6 दिन का सेशन है, जाके देखिए, सारा कुछ फ्री है, कोई आपको पैसा देना नहीं है। जाके देखिए क्या हो रहा है, किस तरह से बता रहा है, किस तरह से सिखा रहा है, और डेफिनेटली मैं आशा करता हूं कि आपको ये डेफिनेटली पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन वाग एकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमने कुछ दिनों पहले फिगर्स ऑफ स्पीच पर एक क्लास लिया था। अभी उसमें हमने 6-7 फिगर्स ऑफ स्पीच लिए थे, है ना? हाँ, 7 या 8 लिए थे। तो अभी उसको कंटिन्यू करते हुए इस प्लेटफॉर्म पर हम कम से कम 12 से 15 फिगर्स ऑफ स्पीच जो कि नॉर्मली पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द लास्ट लेसन वी हैव सीन व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज एंड व्हाट आर डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच लाइक सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबली, एलिटरेशन, है कि नहीं? तो इसमें हमने देखा था, एलिटरेशन में भी फिर हमने देखा था कि कैसे एजोनेंस और कॉन्सोनेंस। तो 7 फिगर्स ऑफ स्पीच हमने देख लिए थे कि सिमिली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, हाइपरबली क्या होता है, एलिट्रेशन क्या होता है। वी हैव ऑल्सो सीन द सबसेट ऑफ एलिट्रेशन। देखिए, यही बात मैं कर रहा था, एजोनेंस और कॉन्सोनेंस। सो इन द लेसन वी विल बिगिन विद अ पोल ऑन द फिगर्स ऑफ स्पीच। तो एक काम करते हैं, पिछले जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े, एक बार उनके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर ले लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखो, इसमें हमको सही फिगर्स ऑफ स्पीच पहचानना है। कुछ 6-7 हमने एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिए हैं, उनके बारे में। माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक, क्या कहेंगे? माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक। देखो, माइक और बाइक दोनों भी वर्ड के शुरुआत में, शब्द के शुरुआत में आ रहे हैं और दोनों भी कॉन्सोनेंट साउंड से, है ना? तो क्या होगा ये होगा एलिट्रेशन। समझ में आ रहा है क्या? माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। अभी देखो, मैं इतना भूखा हूं कि मैं एक घोड़ा खा सकता हूं, बट ये क्या हो गया? अतिशोक्ति है ना, मतलब ऐसा होता भी नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे? अतिशोक्ति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम हाइपरबली। ओके, तो इस तरीके से हमको पहचानना है। द क्लाउड्स आर बॉल्स ऑफ कॉटन। हमने क्या किया है यहां पर? क्लाउड्स और कॉटन को कंपेयर किया है, दोनों की हमने तुलना की है। पर तुलना कैसी है? तुलना ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। इनडायरेक्ट कंपैरिजन मतलब हमने क्या किया है? क्लाउड्स को ही कॉटन कहा है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? सिमिली तो इसमें है नहीं, तो इसको हम कहते हैं मेटाफर। सिमिली कब होगा?
क्लाउड्स आर लाइक, जहां जब अगर यहां पर लाइक या एज यूज होता तो ये बन जाता सिमिली, पर ये सिमिली नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लाइक या एज का यूज नहीं हुआ है। शेवरोले बिल्ट लाइक अ रॉक, लाइक आया है, अभी मैंने आपको बताया, सिमिली। ट्राई टू लाइट द फायर, ट्राई है ना, देखो इसमें अभी साउंड हमको पहचानना आना चाहिए। आई, ट्राई, लाइट, देखो इसमें ट्राई है ना, मतलब आई साउंड है। इसमें भी लाइट है ना, LIGHT, लाइट में क्या है, आई साउंड है, ल और आई, लाइट है ना, अधिक बरोबर लाइट है ना। फायर, 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 फ आई है ना। तो इसमें जो है ये सारे साउंड्स है, ये शब्द के शुरुआत में नहीं आते, बीच में आते हैं, या बीच में आ रहे हैं या आखिर में आ रहे हैं। यहाँ पर आखिर में आ रहा है, यहाँ बीच में आ रहा है, यहाँ पर भी बीच में आ रहा है ना। तो ऐसे, और ये साउंड कौन सा है, आई साउंड ये है, दिस इज अ वॉवल साउंड है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एजोनेंस। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ये जो साउंड यहाँ पर रिपीट हो रहा है वो एक तो वर्ड के बीच में या फिर आखिर में आ रहा है और वो रिपीट हो रहा है, और वो साउंड जो रिपीट हो रहा है वो है वॉवल साउंड। तो जब वॉवल साउंड रिपीट होता है तो वो होता है एजोनेंस। किम्स, अभी देखो, किम्स किड्स केप्ट किकिंग लाइक क्रेजी। अभी देखो भले इसमें सी आया हो पर साउंड तो क ही है, तो इसको हम कहेंगे एलिट्रेशन, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। समझ में आ गया? किम्स किड, हाँ। अभी देखो इसमें दूसरी बात ये है, एलिट्रेशन तो है ना इसमें, लाइक पर केप्ट लाइक किकिंग लाइक क्रेजी, तो लाइक यहाँ पर आया तो इसमें सिमिली भी हो सकता है, पर विच इज मोर प्रोनाउंस्ड, कौन सा ज़्यादा आपको दिख रहा है उसमें, तो उसको हमने करेक्ट करना है। सिमिली भी है उसमें पर वो थोड़ा सा हिडन है, क्योंकि ये छुप जाता है इसके इफेक्ट की वजह से वो थोड़ा छुपा हो जाता है ना। लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई, लाइटनिंग डांस्ड, लाइटनिंग कभी डांस करती है क्या? बिजली कभी डांस कर सकती है क्या? नहीं। तो इसको क्या दिया है, पर्सोनिफाई किया है, इसको पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं अगले फिगर ऑफ स्पीच की ओर, जिसका नाम है रिपीटिशन। रिपीटिशन क्या होता है? रिपीटिशन इज व्हेन वर्ड्स और फ्रेजेस आर रिपीटेड इन अ लिटरेरी वर्क। रिपीटिशन इज ऑफन यूज्ड इन पोएट्री। अभी देखिए इसमें इसके पहले की बात मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी यहाँ पर हम जब देखते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है, ये एलिट्रेशन है ना, इसमें क्या हुआ है, साउंड, एक ही साउंड, क साउंड रिपीट हुआ है ना। ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार है ना। ये क साउंड आया है और वो भी हर एक शब्द के शुरुआत में आया है, हर एक शब्द की शुरुआत में वो आया है। तो इसीलिए उसको हमने क्या दिया है नाम, उसको हमने नाम दिया है एलिट्रेशन। ठीक है, अभी इसमें रिपीटिशन जो होता है उसमें क्या होता है, एक साउंड रिपीट नहीं होता, एक तो वर्ड होता है या फिर पूरी फ्रेज, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आई डोंट सिंग बिकॉज आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी बिकॉज आई सिंग। अभी देखो इसमें क्या रिपीट हुआ है, आई सिंग एंड आई एम हैप्पी, ये पूरा फ्रेज यहां पर रिपीट हुआ है, आई एम हैप्पी। आई डोंट सिंग बिकॉज आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी बिकॉज आई सिंग, यहां पर भी आई सिंग, मतलब ये वर्ड्स रिपीट हुए हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिपीटिशन। ये बहुत ही आसान तरीका होता है, क्योंकि उसके नाम में ही वो फिगर ऑफ स्पीच का एक्सप्लेनेशन छुपा है। तो इसको हमको ज़्यादा कुछ करने की। द बॉय वॉज अ गुड फुटबॉलर, हिज फादर वॉज अ फुटबॉलर एंड हिज ग्रैंड फादर वॉज अ फुटबॉलर। तो ये फुटबॉलर वर्ड जो है वो रिपीट हुआ है, उसको हम कहेंगे रिपीटिशन। द refugees were crossing into the neighboring country when they saw blood all around, blood on the passageways, blood on the fields, है ना। तो ये ब्लड वर्ड यहाँ पर
रिपीट हुआ है, पूरा का पूरा वर्ड या फिर वो फ्रेज जब रिपीट होती है तब उसको हम कहते हैं रिपीटिशन। देखो इसमें अभी देखो, हाँ अभी अगला फिगर ऑफ स्पीच हमको देखना है। तो इसके आंसर से इफ यू डोंट थिंक यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। इफ यू थिंक यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। देखो यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, मगर मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, है ना। इफ यू थिंक यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। डोंट कम लेट, डोंट लीव अर्ली एंड डोंट डिले योर वर्क। डोंट को रिपीट किया गया है यहाँ पे, इसलिए ये होगा रिपीटिशन। समझ में आ गया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अपॉस्ट्रफी, अपॉस्ट्रफी, अपॉस्ट्रफी का मतलब क्या होता है? अपॉस्ट्रफी का मतलब देखते हैं क्या। अपॉस्ट्रफी occurs when a character in a story speaks to an object and an idea or someone who's dead or non-existence as if it has feelings। अपॉस्ट्रफी में क्या होता है कि एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से या फिर किसी ऐसी घटना से या किसी ऐसी आइडिया से या अपने विचारों से ऐसी बात करता है मानो कि वो विचार वहाँ पर मौजूद हो, वो व्यक्ति वहाँ पर मौजूद हो, वो आइडिया, वो ऑब्जेक्ट वहाँ पर मौजूद हो। जैसे तारों, तुमने तो इस चांदनी रात में पूरी रोशनी कर दी है ना। मैं तारों से बात कर रहा हूँ, तो तारे मुझे सुन सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो उस तरह का जब होता है कि जहाँ पर हम बात तो कर रहे हैं पर सुनने वाला वहाँ पर मौजूद नहीं है, और इस तरह से हम बात करते हैं जैसे कि मानो वो वहाँ पर मौजूद है, वो हमको सुन भी रहा है और शायद हमको जवाब भी देगा। इस तरीके से जब हम उसको ट्रीट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो उसको कहते हैं अपॉस्ट्रफी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, ओ रोज हाउ स्वीट यू स्मेल एंड हाउ ब्राइट यू लुक, ओ ट्रीज हाउ मैजेस्टिक यू आर एज यू थ्रो डाउन योर गोल्डन लीव्स, है ना। मतलब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम भगवान से बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम गुलाब से बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम पेड़ों से बात कर रहे हैं। तो देखो, पेड़ हमारी बात समझ सकते हैं? नहीं। रोज नहीं। गॉड हमारी बात सुन सकते हैं? अभी देखो कोई कहेगा हाँ सुन सकते हैं, पर वहाँ पर मौजूद है क्या? कोई नहीं है। तो इस तरीके से उसको कहा जाता है अपॉस्ट्रोफी। देखो अभी इसमें एग्जाम्पल देखो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अभी देखो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मतलब हम तारों से बात कर रहे हैं। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, आप क्या हो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, है ना। वेलकम ओ लाइफ, है ना, मैं कह रहा हूँ जिंदगी आपका स्वागत है। तो इस तरह से उसको हम कहेंगे अपॉस्ट्रोफी। समझ में आ रहा है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। यूफेमिज्म। देखो अगला फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? अगला फिगर ऑफ स्पीच है यूफेमिज्म। An euphemism is a polite expression used in a place of words or phrases that might otherwise be considered harsh or unpleasant, है ना। These phrases are used regularly and there are many examples of euphemism in everyday life। अभी देखो euphemism होता क्या है इसको पहले हम समझ लेते हैं। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ उसमें मुश्किल है नहीं। जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना, हम कहते हैं कोई व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम नहीं कहते कि वो मर गया, हम कहते हैं वो गुजर गए, है ना, गुजर गए। या फिर हम कहते हैं कि वो नहीं रहे। समझ में आ रहा है क्या? वो नहीं रहे। तो वो नहीं रहे मतलब इससे क्या होता है? तो ये ऐसा एक्सप्रेशन है जहां पर हम किसी चीज को, किसी चीज की तीव्रता को हम कम करते हैं, है ना। अदरवाइज वो हम अगर कहेंगे अरे वो तो मर गया, तो वो बहुत ही रूड भी लगता है, वो बहुत अच्छा भी नहीं लगता है और बहुत भद्दा भी लगता है एक तो, और हमारे मैनर्स को भी वो दर्शाता है। तो हम थोड़ा सा उसको कम, उसकी तीव्रता कम करते हैं, है ना। तीव्रता कम करके जिसको हम कहते हैं उसको हम कहेंगे यूफेमिज्म। जहां पर हम किसी चीज की तीव्रता कम करके उसको बतलाते हैं तो उसको कहते हैं यूफेमिज्म। देखो अभी इसके उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें कोई सेंटेंस तो आगे होंगे पर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखो अभी अगर कोई चीज़ बहुत ही सस्ती है तो उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिकल इंस्टेड ऑफ चीप। चीप का मतलब, क्योंकि चीप के दो अर्थ होते हैं। चीप होता है एक सस्ता, सस्ते के भी दो अर्थ होते हैं ना हिंदी में। सस्ता मतलब बहुत ही घटिया,
है ना, हम कहते हैं ना बहुत ही सस्ता और बहुत ही कम कीमत वाला, है ना, कम कीमत वाला। तो इसको भी इस तरह से इंग्लिश में भी उसको हम कहते हैं इकोनॉमिकल, मतलब सस्ता, मतलब कम कीमत वाला। ये चीप की बजाय कि जहाँ पर वो ऐसा नहीं बतलाए कि भाई वो बहुत ही घटिया चीज़ है ना। द फोन दैट यू बॉट इज़ वेरी चीप, चीप मतलब घटिया है, बहुत ही घटिया है। बट द फोन दैट यू बॉट इज़ इकोनॉमिकल, हाँ बहुत ही सस्ता मिला आपको, ऐसा है ना। तो ये तीव्रता उसको कम करती है। करेक्शनल फैसिलिटी इंस्टेड ऑफ जेल, है ना, सुधार गृह, है ना। हम कहते हैं जेल को, हम कहते हैं कि अरे उसको जेल भेजा गया है, तो हम क्या कहेंगे, नहीं नहीं उसको जेल नहीं, उसको सुधार गृह भेजा गया है। सुधार गृह मतलब जेल। ऑन द स्ट्रीट्स इंस्टेड ऑफ होमलेस, किसी को हम कहेंगे अरे वो बेघर हो गया, तो थोड़ा सा बुरा लगता है, पर अगर वो नहीं, वो तो रास्ते पे आ गया यार, है ना, तो होमलेस की जगह हम स्ट्रीट्स, ऑन द स्ट्रीट्स के। बिग बोन्ड इंस्टेड ऑफ फैट और वोरेट, नहीं 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 नहीं, वो तो हम कहते हैं ना डबल हड्डी है ना। डबल हड्डी का मतलब क्या होता है, खाते पीते घर का है, बहुत सारी चीज़ें, है ना। हम क्या कहते हैं, खाते पीते घर का है। खाते पीते घर का मतलब क्या होता है, हमको ये नहीं कहना है कि भाई वो मोटा दिख रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा वजन उसने बढ़ा लिया है, तो हम उसे कहते हैं नहीं रे वो तो खाते पीते घर का लग रहा है है ना। तो हम क्या करते हैं कि उसकी तीव्रता जो होती है उसको हम कम कर रहे हैं। ऑन द स्ट्रीट्स इंस्टेड ऑफ होमलेस, बिटवीन जॉब्स इंस्टेड ऑफ। अब हम क्या कहेंगे कि किसी कोई व्यक्ति अगर उसको नौकरी नहीं है, वो काम नहीं है उसके पास, तो हम क्या कहेंगे कि वो तो काम नहीं है उसके पास, ऐसे कहने की बजाय हम क्या कहेंगे, नहीं उसने अभी वो 2 जॉब्स के बीच में है, मतलब क्या है कि एक नौकरी उसने बदल दी, अभी वो नौकरी बदल रहा है, ऐसा थोड़ा सा उसकी तीव्रता हम कम करते हैं, उसको कहेंगे यूफेमिज्म। समझ में आ गया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which two contradictory terms are combined in order to create a rhetorical effect by paradoxical means। मतलब क्या होता है, यहां पे 2 विरुद्ध शब्द एक दूसरे के बाद में इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। मतलब क्या कि मैं अभी देखो, 2 विरुद्ध अर्थी शब्द हम एक दूसरे को सटकर उसको यूज करते हैं। द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी, अब अगर सीरियस है तो फनी होगा नहीं होगा, है ना। हिज न्यू गर्लफ्रेंड रियली इज प्रेटी अगली, प्रेटी मतलब गुड लुकिंग, अगली मतलब बदसूरत, खूबसूरत बदसूरत है, खूबसूरत है ना, बदसूरती में खूबसूरत है, ऐसा कुछ कह सकते हैं हिंदी में, पता नहीं मुझे, है ना। तो देखो ये 2 डेफिनेट, दीज वर्ड्स मीन कंप्लीटली ऑपोजिट, वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध अर्थी होते हैं, फिर भी हम उसको एक दूसरे के साथ में यूज करते हैं, उसी को हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। और वो किस लिए यूज करते हैं? बिकॉज वी वांट टू क्रिएट अ पैराडॉक्सिकल इफेक्ट, रेटोरिकल इफेक्ट, है ना, मतलब उसको थोड़ा सा ज़्यादा क्या कहते हैं उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। विल यूज प्लास्टिक ग्लासेस, अब प्लास्टिक ग्लासेस क्या होता है? ग्लास का मतलब ही होता है कांच का, है ना, कांच। अब प्लास्टिक कांच क्या है, मतलब ये थोड़ा सा, तो प्लास्टिक ग्लासेस ये एक। यू आर क्लियरली कंफ्यूज्ड, है ना, क्लियर अगर है तो कंफ्यूज क्यों है, अगर कंफ्यूज है तो फिर क्लियर कैसे है ना। तो 2 विरुद्ध अर्थी शब्द, विरुद्ध अर्थ के शब्द, विरुद्ध मतलब के शब्द हमने एक दूसरे के साथ हमने यूज किए हैं, उसको हम कहेंगे ऑक्सीमोरॉन। There is a real love-hate relationship developing between the two of them। उन दोनों के बीच में बहुत ही प्यार तनाव वाली रिश्तेदारी है ना। Suddenly the room filled with deafening silence। deafening silence मतलब deafening मतलब क्या होता है? हमें बहरा कर देता है ना कुछ, मतलब इतनी शांतता थी कि जैसे हम मानो बहरे हो गए थे, इस तरीके से। ये क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन, डेफनिंग साइलेंस। अभी देखो शांति कभी डेफनिंग हो सकती है क्या? पर वो इस तरीके से यूज होता है कि वो इफेक्टिवनेस लाती है ना। वो क्या करता है, अपने जो राइटर होता है
वो अपने बातों में इफेक्टिवनेस लाना चाहता है और तभी वो ऐसी चीज़ों के बारे में लिखते हैं, ऐसी चीज़ लिखते हैं, ऐसी चीज़ के बारे में बताते हैं। अभी पैराडॉक्स देखो, अभी यूफेमिज्म सॉरी, हमने जो ऑक्सीमोरॉन देखा है, ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, दो वर्ड्स होते हैं, टू वर्ड्स, समझ में आ रहा है क्या? टू वर्ड्स होते हैं, एक दूसरे के बाद हम उसको यूज करते हैं, सिर्फ दो वर्ड्स में ही पैराडॉक्स होता है, पर यहां पर पैराडॉक्स होता है एक पूरे सेंटेंस में, है ना, एक पूरे सेंटेंस में पैराडॉक्स होता है। पैराडॉक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ स्टेटमेंट अपीयर टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ, है ना, अ स्टेटमेंट अपीयर्स टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ, मतलब क्या कि एक कोई वाक्य होता है, उसके अंदर ही विरोधाभास होता है ना, विरोधाभासी वाक्य होता है, वो उसमें ही विरोध दर्शाया हुआ होता है। दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज पैराडॉक्सिकल, डिस्क्राइब्ड एज पैराडॉक्स। अ कॉम्प्रेस्ड पैराडॉक्स कंप्राइज्ड ऑफ जस्ट फ्यू वर्ड्स कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। और कॉम्प्रेस्ड पैराडॉक्स जो होता है, जो दो शब्दों में बयां किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन तो पहले ही हमने देख लिया। वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। अभी देखो क्या कह रहा है, वॉर इज पीस, लड़ाई या फिर झगड़ा ही शांति है, फ्रीडम इज स्लेवरी, स्वातंत्र्य ही गुलामी है, और इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, मतलब आपको जो कुछ भी अशिक्षा आपकी जो है वही आपकी ताकत है। तो एक दूसरे के देखो यहाँ पर अभी ऐसा नहीं कह सकते कि ये पार्ट इसको बैलेंस कर रहा है या इसको बैलेंस नहीं, यहीं पर एक ही पार्ट में ये इसको बैलेंस कर रहा है, ये इसको बैलेंस कर रहा है, ये इसको बैलेंस कर रहा है। तो एक वाक्य में तीन अलग अलग बैलेंस होते हैं। अभी देखो दूसरे शब्द वाक्य में आपको समझ में, सम डे यू विल बी ओल्ड इनफ टू स्टार्ट रीडिंग फेरी टेल्स अगेन। अभी देखो इसमें क्या रहा है, क्या कहा है, ओल्ड, ओल्ड मतलब बूढ़ा। यहाँ पर आप किसी दिन आप इतने बूढ़े हो जाओगे कि फिर से आप परी कथा सुनने लगोगे या पढ़ने लगोगे। मतलब परी कथा कौन सुनता है, परियों की कथा कौन सुनता है, बच्चे सुनते हैं, है ना। पर देखो अभी इसको यहां से बैलेंस, ये ओल्ड एज और फेरी टेल्स, इन दोनों को बैलेंस किया गया है। समझ में आ रहा है क्या? ये समझना बहुत जरूरी है हमको कि किस तरह से उसको बैलेंस किया जा रहा है ना। इफ यू विश टू प्रिजर्व योर सीक्रेट, रैप इट इन फ्रैंकनेस। सीक्रेट और फ्रैंकनेस, इसको बैलेंस किया गया है। मतलब क्या होता है इसका, कि अगर आपको कोई चीज किसी को बतानी ही नहीं है तो सबको बता दो, है ना, तो वो मतलब ऐसा होगा कि कोई आपको बहुत ज्यादा सीरियसली लेगा नहीं और वो सीक्रेट रहेगा, इस तरह से, है ना। तो इस तरीके से उसको बैलेंस किया जाए। आई हैव फाउंड अ परफेक्ट, आई हैव फाउंड द पैराडॉक्स। अभी देखो इसमें मदर टेरेसा का ये वाक्य है, उन्होंने क्या कहा है, इफ यू लव अंटिल इट हर्ट्स देन देयर कैन बी नो मोर हर्ट, ओनली मोर लव। अगर प्यार अगर कहां तक पहुंच जाए, हर्ट, हर्ट मतलब जहां पर वो आपको तकलीफ दे रहा है, अगर आप तकलीफ होने तक प्यार करते हो तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर तकलीफ खत्म हो जाती है, सिर्फ प्यार होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो देखो इसको, इस वाक्य को, इफ यू लव अंटिल इट हर्ट्स देयर कैन बी नो मोर हर्ट, ओनली मोर लव। मतलब ये पहले वाक्य को, ये दोनों वाक्यों ने, ये इसको हम कहेंगे एक, इसको कहेंगे टू, इसको कहेंगे टू ए और टू बी। ये दोनों टू ए और बी ने मिला के फर्स्ट वाक्य को बैलेंस किया है। मतलब उसको, जैसे तराजू होता है ना, दो तराजू के दो बाजू होते हैं, तो एक अगर नीचे जा रहा है तो उसमें अगर दूसरे में कुछ डाल दो तो वो एक दूसरे के साथ में होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर पैराडॉक्स में वाक्य के एक भाग को दूसरा भाग जो होता है वो बैलेंस करने की कोशिश करता है। सॉरी। तो इस तरह से होता है। अभी देखो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, उसको हम देखेंगे पहले और फिर उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि आप भी समझ जाओ कि क्या होता है। हियर इन अमेरिका दैट वी आर फिक्स्ड एंड सर्टन ओनली व्हेन वी आर इन मूवमेंट। देखो वी आर फिक्स्ड एंड सर्टन दैट व्हेन ओनली वी आर इन मूवमेंट। देखो इसको, ये जो पार्ट है इसको इसने बैलेंस किया है, इसको हम कहेंगे पैराडॉक्स। क्योंकि अगर हम एक जगह पर, यहाँ पर अमेरिका में हम तभी ही हम सर्टन हो सकते हैं जब हम मूवमेंट में फिक्स्ड होते हैं, या सर्टन होते हैं तभी जब हम मूवमेंट में होते हैं। जब हम चलते रहते हैं तभी हम एक जगह पर टिके होते हैं। ऐसा
ऐसा उसका मतलब है कि अमेरिका में अगर आप चलते रहोगे तो ही आप टिक पाओगे, मतलब एक जगह पर, ऐसा वो हिडन उसका मीनिंग होता है। अभी देखो फिट, डोंट फेल मी नाउ, पैरो अभी आप रुक नहीं जाना, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये क्या किया मैंने, पैरों को संबोधित किया है, तो ये क्या है, पैर मेरे सुन सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, तो ये हो गया अपॉस्ट्रफी। वी डू नॉट हायर मेंटली चैलेंज्ड, अभी यहाँ पे मेंटली चैलेंज किसको कहा गया है, स्टूपिड, मूर्ख लोगों को कहा गया है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मेंटली चैलेंज, ये स्टूपिड इसको हम छुपा देंगे यहाँ पर। वी डोंट हायर मेंटली चैलेंज, तो हमने क्या किया, थोड़ी सी तीव्रता कम करने की कोशिश की, उसको कहा हमने यूफेमिज्म। समझ में आ गया क्या। दिस इज अनदर फाइन मेस, देखो फाइन और मेस, अभी इसमें क्या हो गया, पैराडॉक्स तो है पर दो ही शब्दों में है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीमोरॉन। फाइन बहुत अच्छी बात, मेस मतलब पूरा घपला या क्या हो गया, पूरा बर्बाद कर दिया, इस तरीके से हमने उसको यूज किया है। ऑल योर परफेक्ट इम्परफेक्शंस, ऑल योर परफेक्ट अभी यहां पर मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये शब्द अपने आप में विरोधी शब्द है, विरुद्धार्थी शब्द है ना। तो ये क्या हो गया, फिर से ऑक्सीमोरॉन हो गया। I felt happy because I saw the other people were happy and because I knew I should feel happy, but I wasn't really happy. Happy, 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 happy. वर्ड रिपीट हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, वर्ड रिपीट हुआ है उसको हम कहेंगे रिपीटिशन। तो चलिए फिर एक बार उसको बहुत संक्षिप्त में हम उसको रिवाइज कर लेंगे सारी चीज़ों को, है ना। पहले हमने क्या देखा, रिपीटिशन। रिपीटिशन मतलब जैसे हमने एलिट्रेशन में देखा कि साउंड रिपीट किया जाता है, एलिट्रेशन में साउंड रिपीट होता है ना, एक उच्चार रिपीट होता है, यहां पर पूरा शब्द रिपीट होता है ना। देखो फुल शब्द होता है या फ्रेज होती है, आई डोंट सिंग, आई एम हैप्पी, है ना, तो उसको कहेंगे हम रिपीटिशन। अपॉस्ट्रोफी में क्या होता है, मैं उस चीज के बारे में बात करता हूं या फिर उस चीज को बात करता हूं, उस चीज के साथ मैं संवाद करता हूं जो वहां पर मौजूद ही नहीं है। चीज हो सकती है, आदमी हो सकता है, आइडिया हो सकती है, मेरा बॉडी पार्ट हो सकता है, ऐसे किसी चीज या वस्तु से हम बात करते हैं जो वहां पर मौजूद ही नहीं है। जैसे ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, मैं भगवान से बात कर रहा हूं, भगवान मुझे सुन सकते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि वो मौजूद ही नहीं। मैं गुलाब के फूल से बात कर रहा हूं, मुझे सुन सकता है कि गुलाब का फूल, बिल्कुल नहीं। यूफेमिज्म, किसी चीज की तीव्रता को हम थोड़ा सा कम करके बतलाते हैं, कम करते हैं, तो उसको हम कहेंगे यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है कि जैसे मैंने अभी कहा कि किसी की मृत्यु हो गई, तो हम नहीं कहते कि वो अब मर गया, हम कहते हैं भाई वो गुजर गए या फिर नहीं रहे, है ना, इस तरीके से। समझ में आ गया क्या। देखो इसमें हमने क्या किया, इकोनॉमिकल इंस्टेड ऑफ चीप, है ना। हम सस्ता कहने की बजाय हम क्या कहते हैं कि नहीं वो तो थोड़ा सा आपको क्या बोले कम कीमत में मिला, है ना। सस्ता कहने की बजाय हम क्या कहते हैं, कम कीमत में मिला। करेक्शनल फैसिलिटी इंस्टेड ऑफ जेल, सुधार गृह, जैसे मैंने आपको बताया कि सुधार गृह कहते हैं जेल की बजाय, है ना। किसी को हम क्या कहेंगे, डबल हड्डी है ना, ये नहीं कहेंगे कि भाई वो बहुत ही मोटा है, तो हम कहेंगे वो डबल हड्डी है। या फिर खाते पीते घर का है, उससे भी नया जो अभी आजकल चलन में है, तो उसको कहते हैं खाते पीते घर का है ना। चलो ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन का मतलब क्या होता है कि दो विरुद्ध अर्थी शब्द एक साथ में आते हैं, एक दूसरे के बाद आते हैं। द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी, और दो ही शब्द होते हैं एक दूसरे के पास आते हैं, तो उसको हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। हिज न्यू गर्लफ्रेंड इज प्रिटी अगली, प्लास्टिक ग्लासेस, क्लियरली कंफ्यूज्ड, है ना। अभी देखो इसमें और एक शब्द मेरे को यहाँ पर याद आया है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। डेफिनेटली, मे बी, है ना, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि वो जरूर होगा, हो सकता है ना, मतलब वो जरूर होगा, वो हो सकता है, मे बी, डेफिनेटली, मे बी ही विल कम, ऐसा। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स क्या होता है, तो एक तरह का ऑक्सीमोरॉन ही होता है, सिर्फ ऑक्सीमोरॉन दो शब्दों में होता है, और पैराडॉक्स एक पूरा वाक्य होता है जिसमें वो वाक्य पहले लेट्स से नेगेटिव है तो दूसरा भाग पॉजिटिव होगा,
तो उसको बैलेंस करने की वो कोशिश करते हैं। वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। Someday you will be old enough to start reading fairy tales again. If you wish to preserve secret, wrap it in frankness. समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आज हमने 5 फिगर्स ऑफ स्पीच समझ के लिए हैं। पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरॉन, यूफेमिज्म, अपॉस्ट्रोफी और रिपीटिशन। आशा करता हूं कि आपको सारे के सारे फिगर्स ऑफ स्पीच समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस पाने के लिए पवन वाग अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।